लोग जानते होंगे। तो डीडी कौशाम्बी की जो किताब है भारत की संस्कृति और सभ्यता और मिथक और यथार्थ, वो दो ऐसी किताबें हैं जिन्होंने बिल्कुल नया नज़रिया यहाँ के इतिहास को देखने के लिए दिया था। और सवाल ये है, अब उनके आगे जो इतिहासकार आए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब वो डीडी कौशाम्बी का ही अनुकरण करते रहे। उन्होंने नए नए आयाम ढूंढे और कई जगह समितियाँ उन्होंने व्यक्त की और इसलिए विकास हुआ है। और अंत में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। जहाँ एक और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि किताब नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, वो वास्तव में नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार हैं, उसके लिए ये शिक्षा पद्धति पूरी जिम्मेदार है, उसके लिए परीक्षा पद्धति पूरी जिम्मेदार है, और उसके लिए पूरा जो शासन प्रशासन और पूरा समाज भी जिम्मेदार होता है। खाली बच्चों पर दोषारोपण करके नहीं होगा। अगर हम उनको रेस का घोड़ा बना रहे हैं तो फिर किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं अंत में एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में भी बहुत सारे नौजवान लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जड़ता को तोड़ा है, जिन्होंने किताब के महत्व पर भाषण नहीं दिए, केवल उन्होंने ज़मीनी कुछ काम किए। मैं दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है, देखिए एक लेखक हैं, अगर आप अध्ययन प्रेमी हैं तो आप जरूर जानते होंगे, एक लेखक हैं विभूति नारायण राय। वो पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, IPS, और मतलब आमतौर पर पुलिस के अधिकारी या पुलिस के जो वो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस तरह का साहित्यकार कम होते हैं उसमें, लेकिन हैं मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई आदमी पुलिस में चला गया कि तो साहित्यकार नहीं होगा। वो बेसिकली साहित्यकार थे जो पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और जैसे शहर में कर्फ्यू जिस पर फिल्म भी बनी थी, वो इनका उपन्यास है मतलब विभूति नारायण का। तो वो जो विभूति नारायण राय हैं और वर्धा में बाद में वो कुलपति बने। देखिए वो वर्धा में कुलपति भी बने कि उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस का अधिकारी से बड़ा कद उनका था। तो देखिए उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि वो नोएडा में उनका अपना मकान है रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद उन्होंने रामगढ़ में, क्योंकि वो पहाड़ को बहुत पसंद करते हैं, तो रामगढ़ में उन्होंने कॉटेज बनाया है। ठीक है, उनका गाँव है आजमगढ़ से 15 किलोमीटर दूर जोखरा एक गाँव है। मैं खुद वहाँ गया एक बार। तो जोखरा में उस आदमी ने, आप देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक लेखक का, वो खुद लेखक है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भाषण नहीं और चीज़ें नहीं। उन्होंने आज से 33 साल पहले जोखरा गांव में, जो बिल्कुल पिछड़ा गांव था, और आज वहाँ जो एक भव्य पुस्तकालय खड़ा है 33 साल की मेहनत से उस आदमी ने। और वहाँ मैं आपको बताऊँ, बड़े आश्चर्यजनक बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उस आदमी ने वहाँ वो पुस्तकालय स्थापित कर दिया है। और वहाँ के बच्चे, मैं कहता हूँ कि पढ़ने में रुचि नहीं है तो सवाल ही नहीं है। वहाँ ऐसी प्यास पैदा कर दी है उन्होंने कि आप कोई मॉडल तो खड़ा करेंगे पहले, तो ये किया है। और मैं आपको एक सूचना दूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे शोध करने के लिए वहाँ आते हैं। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है, BHU जैसा जो संस्थान, वहाँ के शोधार्थी जो है वहाँ आते हैं। क्यों आते हैं वो वहाँ? इसलिए आते हैं कि उनका जो पत्रिकाओं, किताबें तो हैं ही हजारों, पत्रिकाओं का जो संग्रह है वहाँ पर, जो लोकपत्र हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जनपक्षी पत्रिकाएँ थी, इससे बड़ा भंडार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कहीं भी हिंदुस्तान में आप चले जाइए, आज भी अगर आप पत्रिकाओं को देखना चाहें सरस्वती से लेकर आज तक, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा जो विभूति नारायण राय ने अपने गांव में स्थापित किया है। और मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आपने वहाँ करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, इस धरती के ऋण को मैं चुका रहा हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, इस धरती के ऋण को मैंने चुकाया है। और एक में बस एक अंतिम उदाहरण मेरा है, मैं उत्तराखंड की तरफ आता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल वो मतलब विभूति नारायण राय या जोखरा में ही ये बात हुई हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक रुद्रप्रयाग में एक जगह है अगस्त मुनि, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मणिगुह एक नाम है। एक महिला है, एक वो है जो MBA की स्टूडेंट थी और बाद में बहुत अच्छी कंपनी में वो दिल्ली में नौकरी करती थी, बीना नेगी, उसका नाम है बीना नेगी, युवा है एकदम। और उनके जो पति हैं सुमन मिश्रा, वो भी दिल्ली में ही हैं। अब क्या हुआ देखिए, उस बेटी ने वो जब गांव आती होगी तो उसको बड़ा खाली खाली लगता होगा, उदास, कि यहाँ के बच्चों के लिए किताबें देखने तक के लिए नहीं है, तो कहाँ से मानसिक विकास होगा, हम तो दिल्ली में रहते हैं। तो उसने क्या किया देखिए, उत्तराखंड का पहला लाइब्रेरी विलेज उसने मणिगुह में स्थापित किया है आज से 3 साल पहले, 2023 में मणिगुह नामक दूरस्थ गांव में वो पुस्तकालय स्थापित किया हुआ है। ये दूसरा मॉडल है जो उत्तराखंड में है। और आज अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का वो लाइब्रेरी विलेज कौन है, पुस्तकालय गांव, तो एक ही नाम आता है, मणिगुह में जो उसने किया था। हर गांव एक फाउंडेशन है, उसके माध्यम से उसने किया था। और तो ये हैं हमारे समाज के जो है मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक, ये हैं, इनसे हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके काम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, इससे रिलेट कर देता हूँ मैं आपका मानसिक स्वास्थ्य से। बस अंतिम दो पंक्तियाँ हैं कि किताब करती क्या है।
उससे आपको समझ में आ जाएगा। आज बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये विषय भी है मानसिक स्वास्थ्य और ये आपका नशा मुक्ति। लोग परेशान हैं कि लोग ये नशे की चपेट में क्यों आ रहे हैं युवा, और ये लोग सोचते रहते हैं कि कैसे ठीक होगा। कोई कहते हैं कि शराबबंदी हो जानी चाहिए, कोई कहता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है समाज में, बहुत भयानक समस्या है। लेकिन दुनिया में क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसको पूरी तरह से इस समस्या का समाधान कहीं हुआ है? अगर आपको जानना होगा तो किताब के नज़दीक जाना होगा, नहीं तो इस सवाल का जवाब कभी मिलेगा नहीं और हम ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे कि नशा कर रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र खुल गए फलाना फलाना। मैं एक किताब का नाम लेना चाहता हूँ और अंत बात समाप्त करना चाहता हूँ। एक डाइसन कार्टर करके लेखक हैं, कनाडा के लेखक थे डाइसन कार्टर, और वो डाइसन कार्टर जो थे वो साइंटिस्ट भी थे और लेखक भी थे। देखिए किताब क्या करती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो डाइसन कार्टर अपनी पत्नी के साथ एक बार पूरा अमेरिका और यूरोप में गए, वहाँ भयानक रूप से ये चला था, नशाखोरी वगैरह चली थी भयानक रूप से, और ये हमारे यहीं नहीं है, वहाँ भी चली थी। तो उन्होंने देखा कि जितने प्रयास आज से किए वो सब फेल हो गए। वो उसको सरकार ने वहाँ पर क्या किया, उस पर प्रतिबंध भी लगाया, खोला भी, ये वो, तो कहीं कोई सफल नहीं हो पाए वो। लेकिन अंत में वो जब रूस गए हैं, ये 1920 के आसपास की बात है, वो दोनों जब रूस गए तो उन्होंने जब पहली बार वहाँ पर देखा, दुनिया में ये तथ्य है, ये बिल्कुल तथ्य है ऐतिहासिक, दुनिया में अकेले रूस में 1920 के दशक में पहली बार पूरे समाज को नशा मुक्त कर दिया गया था। ये पहला उदाहरण है और उनकी एक किताब है मित्रों, वो किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर किसी को बहुत जिज्ञासा है कि इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, किताब सॉल्यूशन भी देती है। और वो तो कनाडा के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर पाए यूरोप और अमेरिका और कनाडा में, लेकिन रूस में उन्होंने पूरी किताब एक लिखी है। उस किताब का नाम है सिन एंड साइंस। अद्भुत किताब है वो, उससे हमें पता चलेगा कि मतलब किताब पढ़ के होता क्या है। तो सिन एंड साइंस को पढ़े बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी आदमी को ये समझ में आ जाए कि इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं आज हम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिन एंड साइंस जो है उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ बाद में, उसका नाम है पाप और विज्ञान। ये मैं कहीं देख रहा था, कहीं स्टॉल पर, यहाँ भी कहीं उपलब्ध है वो। पाप और विज्ञान एक किताब है और उसकी भूमिका जो है डी.डी. कौशाम्बी ने लिखी है। तो भूमिका लाजवाब है, डी.डी. कौशाम्बी ने जो किताब की भूमिका लिखी है, जो इतिहासकार जो रहे, तो वो किताब ये बताती है। और मैं निश्चित बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई उस किताब को पढ़ लेगा युवा या कोई भी व्यक्ति, तो उसके सामने बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, अंधेरे में जैसे अचानक रोशनी आप जला देते हैं, तो आपको रास्ता सामने दिखाई देगा कि ये जितने भी नशे हैं, इन नशों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। ये है किताब की ताकत। धन्यवाद।